गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 9 जुलाई है और आज मैं रायन हॉलिडे की किताब द ईगो इज़ द एनिमी का न्यू चैप्टर पढ़ने जा रही हूँ। कुछ होना या कुछ करना। लेट्स स्टार्ट। कुछ होना या कुछ करना। इस निर्णायक समय में एक आत्मा जो इस संसार के साथ चलने वाले संघर्ष में भी निष्कलंक है, वह पूर्ण रूप से शुद्ध, अनछुए पर्यंत संगमरमर के एक शिलाखंड की तरह है, जो किसी भी आकार में तराशे जाने के लिए तैयार है। किस आकार में? ओरिसन स्वेट मार्डेन। वे आधुनिक युद्ध और सामरिक गतिविधियों के सबसे प्रभावशाली रणनीतिकारों और अभ्यासियों में से एक है, जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। उनका नाम जॉन बॉयड था। वह सचमुच एक महान फाइटर पायलट थे, लेकिन उससे भी शानदार शिक्षक और विचारक थे। कोरिया युद्ध में भाग लेने के बाद वह निलिस एयरफोर्स बेल के एलिट फाइटर वेपन्स स्कूल में प्रमुख प्रशिक्षक बन गए। उन्हें 42nd बॉयड के रूप में जाना जाता था, जिसका अर्थ था वह किसी भी प्रतिद्वंदी को किसी भी स्थिति से 40 सेकंड से भी कम समय में हरा सकते थे। कुछ साल बाद उन्हें चुपचाप पेंटागन बुलाया गया, जहां उनका असली काम शुरू हुआ। एक महीने में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सामान्य लोगों ने जॉन बॉयड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सुना है। उन्होंने कभी कोई पुस्तक नहीं लिखी, उन्होंने केवल एक एकेडमिक पत्र प्रकाशित किया था। उनके केवल कुछ वीडियो ही बचे हैं और बॉयड शायद कभी भी मीडिया की सुर्खियों का विषय नहीं बने। लगभग 30 वर्षों की त्रुटिहीन सेवा के बावजूद बॉयड को कर्नल के पद से ऊपर पदोन्नत नहीं किया गया था। दूसरी ओर उनके सिद्धांतों ने न केवल उनके खुद के जीवन काल में, बल्कि उसके बहुत बाद भी सशस्त्र सेनाओं की लगभग हर शाखा की युद्ध संबंधी रणनीतिक पैंतरेबाजी को बहुत गहराई से प्रभावित किया था। F-15 और F-16 फाइटर जेट, जिन्होंने आधुनिक सैन्य विमानों को एक नई पहचान दी है, वे उनके पसंदीदा प्रोजेक्ट थे। इन फाइटर जेटों के निर्माण में बॉयड के सिद्धांतों का प्रभावी योगदान रहा है। उनका प्राथमिक प्रभाव एक सलाहकार व शिक्षक के रूप में था। अपने उस सुप्रसिद्ध व्याख्यान के माध्यम से उन्होंने एक पीढ़ी के लगभग हर प्रमुख सैन्य विचारक को पढ़ाया था और उनको मार्गदर्शन दिया था। ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड के लिए युद्ध संबंधी योजनाओं का खाका तैयार करने के लिए रक्षा सचिव ने बॉयड के साथ सीधी बैठकों के माध्यम से विचार विमर्श किया था। इस चर्चा से निकले निष्कर्षों ने न सिर्फ आगे की रणनीति तैयार करना आसान बना दिया, बल्कि वे निष्कर्ष बहुत फलदायी भी साबित हुए। इस प्रभावशाली परिवर्तन को प्रेरित करने का उनका प्राथमिक साधन वे विद्यार्थी थे, जिन्हें उन्होंने पढ़ाया, पोषित किया, विकसित किया, संरक्षित किया और प्रेरित किया था। ना तो उनके नाम पर कोई सैन्य ठिकाना है और ना ही कोई किसी युद्धपोत का नामकरण उनके नाम पर हुआ है। वह तो यह मानकर सेवानिवृत्त हुए थे कि उन्हें भुला दिया जाएगा। उनके नाम पर एक छोटे से अपार्टमेंट और पेंशन के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं था। और हाँ, निश्चित रूप से उनके पास दोस्तों की तुलना में दुश्मन अधिक थे। उन्होंने अपने जीवन में इसी तरह के असामान्य मार्ग का अनुसरण किया था और आपको तब कैसा लगेगा जब आपको पता चलेगा कि इस तरह के मार्ग पर वह जानबूझकर चले थे। और आपको यह जानकर कैसा लगेगा जब आपको पता चलेगा कि इस रास्ते ने उन्हें और ज़्यादा प्रभावशाली बना दिया था। यह बात कितनी मूर्खतापूर्ण लगती है। दरअसल बॉयड अपनी ज़िंदगी में ठीक उन्हीं सबकों का अनुसरण कर रहे थे, जिन्हें वे अपनी छत्रछाया में आने वाले प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा शिष्य को सिखाने की कोशिश कर रहे थे। वे शिष्य जिनके बारे में उन्होंने महसूस किया था कि उनमें कुछ बनने और कर गुजरने की क्षमता थी, कुछ अलग बनने की क्षमता। उभरते हुए सितारे जिन्हें बॉयड ने पढ़ाया था, वे भी बहुत कुछ हमारे जैसे ही थे। 1973 में बॉयड ने एक शिष्य के सामने जो व्याख्यान दिया, उसने उनके सिद्धांतों को पूरी स्पष्टता के साथ सामने ला दिया। एक युवा सैन्य अधिकारी के जीवन में आने वाले निर्णायक मोड़ के बारे में अनुमान लगाते हुए बॉयड ने उसे एक मीटिंग के लिए बुलाया। उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले बहुत से अन्य लोगों की तरह वह युवा सैन्य अधिकारी भी असुरक्षित महसूस कर रहा था और वह आसानी से प्रभावित किए जाने की स्थिति में भी लग रहा था। वह पदोन्नति पाना चाहता था, साथ ही कोई बहुत शानदार कार्य करने की तमन्ना भी दिल में रखता था। वह एक ऐसी कच्ची मिट्टी की तरह था जिसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता था और बॉयड इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे। अतः उस युवा सैन्य प्रशिक्षु ने उस दिन एक ऐसे व्याख्यान को सुना जिसे बॉयड बार बार देने वाले थे, जब तक कि यह परिवर्तन पैदा करने की क्षमता रखने वाले सैन्य लीडरों की एक पीढ़ी के लिए एक परंपरा और उनके सैन्य जीवन का पवित्र संस्कार नहीं बन गया।
मेरे शेर, एक दिन तुम्हें कांटों भरे रास्ते पर चलना पड़ेगा, बॉयड ने उससे कहा, और तुम्हारे सामने 2 रास्ते होंगे जिनमें से तुम्हें एक रास्ते का चयन करना होगा। बॉयड ने अपने दोनों हाथों को 2 दिशाओं की ओर इंगित करते हुए कहा, यदि आप पहले रास्ते पर जाते हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति की तरह होंगे जिसे बार बार समझौता करना पड़ता है और आपको अपने मित्रों से भी मुंह मोड़ना पड़ सकता है, लेकिन आपको प्रतिष्ठित मिलिट्री क्लब का मानद सदस्य बनाया जाएगा और आपको समय समय पर पदोन्नत किया जाएगा और आपको अच्छी अच्छी नियुक्तियां मिलेंगी। इसके बाद बॉयड दूसरे विकल्प को स्पष्ट करने के लिए थोड़ा ठहर कर बोले, या आप दूसरे रास्ते पर चलने का चुनाव कर सकते हैं और आप कोई बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण योगदान अपने राष्ट्र के लिए और अपनी वायुसेना के लिए और अपने स्वयं के लिए। यदि आप तय करते हैं कि आप कुछ महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको पदोन्नति न मिले, आपको अच्छी नियुक्तियां न मिले और तब आप निश्चित रूप से आपके वरिष्ठों द्वारा पसंद भी नहीं किए जाओगे, लेकिन आपको अपनी अंतरात्मा को धोखा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने मित्रों और अपनी खुद की अंतरात्मा के प्रति सच्चे रहेंगे और तब आपके द्वारा किया गया कार्य एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा कर सकता है, एक अंतर जो न सिर्फ आपके लिए महत्वपूर्ण होगा बल्कि आपके राष्ट्र और समाज के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। आपके जीवन में अक्सर एक रोल कॉल का अवसर आता है, एक ऐसा निर्णायक क्षण जब आपको कुछ महत्वपूर्ण बनने या कुछ महत्वपूर्ण कर्म करने के बीच चयन करना होता है। और फिर बॉयड ने निम्न शब्दों में एक निष्कर्ष प्रस्तुत किया जो उस युवक और उसके बहुत से साथियों को जीवन भर मार्गदर्शन प्रदान करने वाला था। कुछ होना या कुछ करना, तुम किस रास्ते को चुनना पसंद करोगे? हम अपने जीवन में चाहे जो कुछ भी करने की इच्छा रखते हो, वास्तविकता जल्द ही हमारे युवा आदर्शवाद की सपनीली दुनिया पर आक्रमण करके व्यवधान पैदा कर देती है। यह वास्तविकता कई नामों और चीज़ों के भेष में आती है, प्रोत्साहन, प्रतिबद्धता, मान्यता और राजनीति। हर मामले में ये चीज़ें जल्द ही हमें कुछ करने से कुछ होने के लिए पुनर्निर्देशित कर सकती है, यानी ये चीज़ें हमें कुछ मूल्यवान कार्य करने के बजाय कुछ होने के लिए ललचाती है। ये चीज़ें हमें परिश्रम के दम पर सच्ची उपलब्धि अर्जित करने के बजाय दिखावा करने के लिए ललचाती है। यह हमारा ईगो ही है जो हर कदम पर हमारे द्वारा खुद के साथ की जाने वाली इस तरह की धोखेबाजी में मदद करता है। यही कारण है कि बॉयड चाहते थे कि सभी युवा इस बात को समझ जाएं कि यदि हम सतर्क नहीं रहते हैं तो बहुत आसानी से हम अपने उसी कार्य से पथभ्रष्ट हो सकते हैं जिसके लिए काम करने की हम प्रबल इच्छा रखते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप खुद को पटरी से उतरने से कैसे बचाते हैं? और अक्सर हम उस छवि के प्यार में पड़ जाते हैं जो सफलता की तरह दिखती है और हमें सफल होने का आभास कराती है। सैनिकों की दुनिया में किसी सैनिक के कंधे पर लगे सितारों की संख्या अथवा उस सैनिक की नियुक्ति की प्रकृति या स्थान हमें आसानी से वास्तविक उपलब्धि का आभास करा सकते हैं। कुछ अन्य ऐसे लोग भी होते हैं जिनके लिए उनकी नौकरी का बड़ा पद, वह बिजनेस स्कूल जिसमें उन्होंने पढ़ाई की है, सहायकों की वो संख्या जो उनके अधीन कार्यरत है, पार्किंग का वह स्थान जो उनके लिए सुरक्षित रखा गया है, वह अनुदान जो उनके द्वारा कमाया जाता है, सीईओ तक उनकी पहुंच या उनकी तनख्वाह का आकार तथा उनके प्रशंसकों की संख्या इत्यादि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो उन्हें सफलता का आभास करा सकती है। बाहरी रंग रूप अक्सर धोखेबाज होता है। प्राधिकार रखना और सचमुच प्राधिकारी होना एक समान नहीं है। सही दिखना और सही होना भी एक समान नहीं है। पदोन्नत होने का मतलब यह नहीं है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप पदोन्नति के योग्य हैं। वे इसे ऐसी नौकरशाही में ऊपर की ओर विफल होना कहते हैं। लोगों को प्रभावित करना सचमुच प्रभावशाली होने से बिल्कुल अलग है। तो तुम किसके साथ हो? आप कौन से रास्ते का चुनाव करोगे? यही रोल कॉल का वह अवसर या निर्णायक पल है जिसे जीवन हमारे सामने प्रस्तुत करता है। बॉयड एक और प्रयोग करते थे। वायुसेना के अधिकारियों के समूह के साथ बातचीत करते हुए वह बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ शब्द लिखते थे, कर्तव्य, सम्मान, राष्ट्र, और फिर वह उन शब्दों को मिटाकर उनके स्थान पर 3 अन्य शब्दों को लिख देते थे, गर्व, सत्ता, लालच। उनका कहना था कि सेना में कई ऐसी प्रणालियाँ और संरचनाएं हैं जिन्हें सैनिक आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे प्रणालियाँ और संरचनाएं उन मूलभूत मूल्यों को ही नष्ट कर सकती है जिन्हें वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए निर्धारित करते हैं। इतिहासकार विल डूरंट एक चुटकी लेते हुए लिखते हैं कि एक राष्ट्र
स्टोइक के रूप में जन्म लेता है और एपिक्यूरियन के रूप में मर जाता है। यही वह कड़वी सच्चाई है जिस पर बॉयड प्रकाश डाल रहे थे कि समय के साथ कैसे सकारात्मक गुण दुर्गुणों में बदल जाते हैं। हम अपने छोटे से जीवन में न जाने कितनी बार इसे घटित होते हुए देखा है, खेलों में, रिश्तों में या परियोजनाओं में, या ऐसे लोगों के साथ जिनकी हम गहराई से परवाह करते हैं। हमारा ईगो यही करता है, यह उस चीज़ को ही गलत साबित कर देता है जो मायने रखती है और इसे उस चीज़ से ही प्रतिस्थापित कर देता है जो कोई मायने नहीं रखती है। यूनानी दार्शनिक एपिक्यूरस के अनुयायी जिसका उनका सिद्धांत था कि सुख ही परम तत्व है। बहुत से लोग हैं जो संसार को बदलना चाहते हैं और यह अच्छी बात है कि ऐसा करने के लिए वे कर्म करते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं। कोई भी आदमी कभी भी एक पाखंडी व्यक्ति नहीं बनना चाहेगा, लेकिन व्यवहारिक रूप से बॉयड ने बोर्ड पर जो 3 शब्द लिखे थे उनमें से कौन सा शब्द आपके लक्ष्यों तक पहुंचने में आपकी मदद करता है? अभी आप इनमें से किस शब्द को अपनी कार्य पद्धति में अमल में ला रहे हैं? वह कौन सी चीज़ है जो आपको प्रेरित करती है, आपको ईंधन प्रदान करती है? बॉयड हमारे सामने जो विकल्प प्रस्तुत करते हैं वह उद्देश्य पर आ जाता है। आपका उद्देश्य क्या है? आप यहाँ क्या करने आए हैं? क्योंकि वह उद्देश्य ही है जो इस प्रश्न कुछ होने या कुछ करने का स्पष्ट रूप से उत्तर देने में आपकी मदद करता है। यदि आपके लिए जो चीज़ें मायने रखती है वे व्यक्तिगत है, जैसे आपकी प्रतिष्ठा, आपके आसपास के लोगों के साथ आपका तालमेल, आपका व्यक्तिगत जीवन, तो आपका रास्ता एकदम स्पष्ट है। लोगों के सामने वही बात बोले जो वे सुनना चाहते हैं। ऐसे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें सहजता से किया जा सके लेकिन वे महत्वपूर्ण लगते हो। पदोन्नति के अवसरों की तलाश करते रहें और हमेशा उस रास्ते का अनुसरण करें जिसका अनुसरण आमतौर पर आपके उद्योग या क्षेत्र के सबसे होशियार लोग करते हैं। अपने बकाया का भुगतान करें, उन तय प्रक्रियाओं का सही तरह से पालन करें, अपना समय दें और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को वैसे ही छोड़ दें जैसी वे है। शानो शौकत, प्रसिद्धि, वेतन के रूप में बड़ी राशि और बड़े पद जैसी चीज़ों का पीछा करें और जैसे ही ये चीज़ें आपको मिल जाए उनका भरपूर आनंद ले। फ्रेडरिक डगलस ने एक बार कहा था, एक आदमी जिन कार्यों पर काम करता है वे कार्य भी उस आदमी पर काम करते हैं। दूसरे शब्दों में फ्रेडरिक डगलस इस बात को समझते थे कि किसी आदमी द्वारा किए गए कार्य उसके चरित्र को आकार देते हैं और उसके जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। वह इस बात को भलीभांति जानते होंगे क्योंकि वह एक गुलाम थे और उन्होंने देखा था कि उनके आसपास की दुनिया के सभी लोगों के जीवन को उनके द्वारा किए गए कार्यों ने किस तरह प्रभावित किया था, जिनमें स्वयं गुलामों के मालिक भी शामिल थे। एक बार एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में उन्होंने देखा और समझा था कि लोग अपने कैरियर और अपने जीवन के बारे में किस तरह के विकल्पों का चुनाव करते हैं। उनके ये चुनाव उनके जीवन को उसी अनुरूप प्रभावित करते हैं और ढालते हैं। आप जीवन में अपने समय और अपने पैसे के साथ जो कुछ भी करने का चुनाव करते हैं ये चीज़ें आपके जीवन में उसी तरह के परिणाम पैदा करती हैं। बॉयड इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि जब हम ईगो पर केंद्रित रास्ते पर चलते हैं तो हमें कई समझौते करने की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपका उद्देश्य आपके वजूद से भी बड़ा है, कुछ हासिल करना, अपने खुद के सामने कुछ साबित करना, तो अचानक सब कुछ और ज़्यादा आसान तथा और ज़्यादा कठिन हो जाता है। आसान इस अर्थ में कि अब आप इस बात को जान जाते हैं कि आपको क्या करना है और आपके लिए सचमुच क्या महत्वपूर्ण है। तो अन्य विकल्प गायब हो जाते हैं क्योंकि वे वास्तव में सच्चे विकल्प नहीं होते हैं। वे व्यवधान होते हैं। वह यह कर्म करने के बारे में है, मान्यता हासिल करने के बारे में नहीं। यह इस अर्थ में आसान है कि आपको समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। कठिन इसलिए है क्योंकि प्रत्येक अवसर, चाहे कितना भी संतुष्टिदायक या पुरस्कार प्रदान करने वाला क्यों न हो, सबका मूल्यांकन सख्त दिशा निर्देशों के साथ किया जाना चाहिए। क्या इससे मुझे उन चीज़ों को करने में मदद मिलती है जिन चीज़ों को करना मैंने तय किया है? क्या यह मुझे वह करने की अनुमति देता है जिसे करने की मुझे ज़रूरत है? यह सब करते समय मैं एक स्वार्थी व्यक्ति बन रहा हूँ या निस्वार्थ भाव से काम करने वाला व्यक्ति? बॉयड की शिक्षाएं इस बारे में नहीं है कि मैं जीवन में कैसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ। इसके बजाय बॉयड की शिक्षाएं इस बात पर विचार करने पर जोर देती हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें या लक्ष्य हैं जिन्हें मैं अपने जीवन में संपन्न करना चाहता हूँ या हासिल करना चाहता हूँ। अपने स्वार्थ को एक ओर रखते हुए ये शिक्षाएं
आपको अपने आप से इस प्रश्न को पूछने के लिए विवश करती हैं, मेरे भीतर की वो कौन सी आवाज़ है जो मुझे अतिरिक्त प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है? वे कौन से सिद्धांत हैं जो मेरी पसंद को नियंत्रित करते हैं? क्या मैं बाकी सब लोगों जैसा ही बनना चाहता हूँ या कुछ अलग करना चाहता हूँ? कुछ दूसरे शब्दों में यह कठिन है क्योंकि यह सब कुछ एक समझौते की तरह लग सकता है। हालांकि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। जितनी जल्दी आप अपने आप से ये प्रश्न पूछेंगे उतना ही अच्छा है। बॉयड ने निर्विवाद रूप से अपने क्षेत्र में इस तरह के क्रांतिकारी बदलाव और सुधार कार्य किए हैं कि सन जू या वॉन क्लॉज़विट्ज़ के बाद से लगभग किसी भी अन्य सिद्धांतकार ने उतने उल्लेखनीय कार्य नहीं किए हैं। उन्हें चंगे जॉन के रूप में जाना जाता था, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने कभी भी अपने विरोधियों या बाधाओं को अपने उस रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दिया जिस रास्ते पर वे जाना चाहते थे। उनकी पसंद, उनकी हर चाहत की एक कीमत थी जिसे चुकाने के लिए वे हमेशा तत्पर रहते थे। उनकी मितव्ययी जीवन शैली के कारण उन्हें घेटो कर्नल के नाम से भी जाना जाता था। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनके दराज में प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा जारी किए गए हजारों डॉलर के बहुत से चेक मिले थे। उन्होंने उन चेकों को कभी कैश नहीं कराया क्योंकि बॉयड उन चेकों को रिश्वत के समान मानते थे। वे कभी कर्नल के पद से आगे नहीं बढ़ पाए थे। इसका उनके कामकाज से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें पदोन्नत होने से बार बार रोका गया था। उन्होंने जो इतने महत्वपूर्ण कार्य किए थे उनकी एवज में सजा के रूप में उन्हें इतिहास द्वारा भुला दिया गया था। इन चीज़ों के बारे में तब विचार करें जब आप खुद को कुछ विशेषाधिकारों के स्वाभाविक हकदार मानने लगे। इस बारे में तब विचार करें जब आप प्रसिद्धि की चाह और अमेरिकन ड्रीम में घालमेल करने लगे। एक बार इस बारे में भी विचार करें कि आप इस तरह के एक महान व्यक्ति का किस प्रकार आकलन कर सकते हैं। अगली बार जब आप पद, प्रतिष्ठा, सम्मान और सत्ता जैसे विकल्पों के लालच का सामना करें तो इस बारे में विचार करें, क्या मुझे इनकी सच में आवश्यकता है या वास्तव में ये सब ईगो के बारे में है? क्या आप सही निर्णय लेने के लिए तैयार हैं या क्या अभी भी दूर चमकते पुरस्कार आपको लुभा रहे हैं? हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, कुछ होना या कुछ महत्वपूर्ण करना? हमारे जीवन का हर पल एक निर्णायक पल है। हमें हर समय यह तय करना पड़ता है कि हमें कुछ बनने पर अपना ध्यान केंद्रित करना है या हम अपनी संपूर्ण सामर्थ्य के साथ कर्म करने में जुट जाएंगे। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल डे।